जरा सोचिए, हम्पी के इन वीरान से दिखने वाले खंडहरों को। यहाँ आज जो खामोशी है, एक जमाने में यहाँ दुनिया की सबसे शानदार सभ्यताओं में से एक की धड़कनें गूंजती थीं। हर एक पत्थर मानो एक भूली हुई कहानी सुना रहा है। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो कभी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर साम्राज्यों में गिना जाता था। एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में हीरे जवाहरात आम चीजों की तरह बिकते थे। आज की ये शांति उन दिनों की उस बेमिसाल भव्यता की बस एक याद भर है। तो सवाल उठता है कि आखिर किसने बनाया था ये लाजवाब शहर? कौन थे वो लोग जिन्होंने दक्षिण भारत में एक ऐसी शक्ति खड़ी की जिसकी दौलत और शोहरत का कोई मुकाबला ही नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विजय का शहर कहलाने वाला ये महानगर आज इन खंडरों में बदल गया? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस महान साम्राज्य की कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी में हम सबसे पहले हम्पी की उस भव्यता को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये साम्राज्य आखिर बना कैसे और इसकी असली ताकत का राज क्या था। हम कृष्णदेवराय के उस सुनहरे दौर की सैर भी करेंगे, पत्थरों से निकलते संगीत को सुनेंगे और आखिर में उस एक लड़ाई की कहानी जानेंगे जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो हमारी कहानी का जो केंद्र है वो है विजयनगर की राजधानी, जिसे आज पूरी दुनिया हम्पी के नाम से जानती है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक शहर नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। और आज यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है ताकि हम सब उस शानदार दौर को कभी भूल न पाएं। 16वीं सदी में एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा जब यहाँ आया तो उसने लिखा, विजयनगर शहर हमेशा हर देश, हर धर्म के लोगों की अनगिनत भीड़ से भरा रहता है। बस कल्पना करके देखिए उस शहर की, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे, जहाँ तरह तरह की भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ मिलती थीं। ये सही मायनों में एक ग्लोबल शहर था, जहाँ के बाजारों में हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे मानो आज सब्जियां बिकती हों। तो सवाल ये है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर बना कैसे? चलिए इसके लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये 14वीं सदी का दौर था और दक्षिण भारत में ना राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था और बस इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई जबरदस्त शक्ति का जन्म होने वाला था। तो देखिए, इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1336 में, दो भाइयों से, हरिहर और बुक्का। उन्होंने उस वक्त की दक्कन सल्तनतों को सीधी चुनौती दी और दक्षिण में एक ऐसे मजबूत किले की नींव रखी जो हिंदू संस्कृति का प्रतीक बना। धीरे धीरे ये साम्राज्य फलता फूलता गया और फिर साल 1509 में इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे और विजयनगर अपने सबसे शानदार, अपने स्वर्ण युग में दाखिल होने के लिए पूरी तरह तैयार था। देखिए, कोई भी महान साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकता, है ना? उसकी असली ताकत तो उसकी व्यवस्था में होती है, उसकी इकोनॉमी में। तो आइए अब विजयनगर साम्राज्य के उस इंजन को समझते हैं जिसने उसे बेहिसाब दौलत और एक ऐसी सैन्य शक्ति दी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। विजयनगर की प्रशासनिक ताकत का सबसे बड़ा राज था नायंकर प्रणाली। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। सोचिए, राजा अपने मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें नायक कहते थे, जमीनें देता था। अब ये सुनने में थोड़ा बहुत यूरोप के फ्यूडल सिस्टम जैसा लग सकता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा एडवांस था। यही सिस्टम साम्राज्य की सेना और प्रशासन दोनों की रीढ़ की हड्डी था। तो ये काम कैसे करता था? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, राजा अपने नायक को एक बड़ा इलाका दे देता था। दूसरा, नायक उस इलाके से मिले टैक्स से अपनी सेना, मतलब घोड़े और हाथियों का पूरा खर्च चलाता था। और तीसरा, वो कमाई का एक बड़ा हिस्सा, अक्सर आधा, सीधा शाही खजाने में भेजता था और हर साल राजा के दरबार में कीमती तोहफे लेकर हाजिर होता था अपनी वफादारी दिखाने के लिए। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो ये तो हुई बड़े लेवल की बात, लेकिन गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? उसके लिए थी अयंगर प्रणाली। हर गांव में 12 सरकारी अधिकारी होते थे, जैसे अकाउंटेंट, कर्णम और चौकीदार तलियारी। ये एक तरह से लोकल गवर्नमेंट थी जो गांवों को आत्मनिर्भर बनाती थी और ये पक्का करती थी कि साम्राज्य की सबसे छोटी यूनिट भी एकदम सही तरीके से काम करे। अब बात करते हैं पैसे की। विजयनगर की दौलत का सबसे बड़ा सोर्स थी खेती, पर यह कोई ऐसी वैसी खेती नहीं थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरों का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाया था कि बंजर जमीन भी सोना उगलने लगी थी। इसके अलावा विजयनगर मसालों, सोने और कपड़ों के व्यापार का एक इंटरनेशनल हब था। अरे वो अपनी ताकतवर सेना के लिए पुर्तगालियों से सबसे बेहतरीन अरबी घोड़े तक खरीदते थे। और अब हम विजयनगर की कहानी के उस पन्ने पर पहुंच गए हैं जो सचमुच सोने से लिखा गया है। ये है राजा कृष्णदेवराय का दौर। ये वो वक्त था जब साम्राज्य की ताकत और शोहरत अपने चरम पर थी और कला और साहित्य तो मानो आसमान छू रहे थे। खुद राजा कृष्णदेवराय ने अपनी एक किताब अमुक्त माल्यदा में लिखा है कि एक राजा को अच्छे लोगों की रक्षा करनी चाहिए और दुष्टों को सजा देनी चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे शासन का निचोड़ है। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान राजा थे जो मानते थे कि असली राज न्याय पर टिका होता है। कृष्णदेवराय कला के बहुत बड़े पारखी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, यानी तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े कवि।
ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये अपने आप में साहित्य के 8 महानायक थे। इनमें महान अल्लासानी पेद्दन और चतुर तेनालीराम कृष्ण जैसे सितारी भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर तेलुगु साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? कृष्णदेव राय सिर्फ कवियों को बढ़ावा ही नहीं देते थे, वो खुद एक जबरदस्त लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा जैसा महाकाव्य और संस्कृत में जाम्बवती कल्याण जैसा नाटक लिखा। वो सही मायनों में एक कवि राजा थे, जिनकी तलवार और कलम दोनों में बराबर की ताकत थी। विजयनगर की असली विरासत तो आज भी हम्पी के खंडरों में जिंदा है, और वो है उनकी आर्किटेक्चर, उनकी वास्तुकला। ये पत्थरों में तराशी गई एक ऐसी धुन है, एक ऐसी सिम्फनी है जो सदियों बाद भी गूंज रही है। उन्होंने दक्षिण भारत की सभी महान शैलियों, चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल का सबसे बेहतरीन हिस्सा लिया और कुछ ऐसा बना दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक सवाल है, क्या पत्थर गा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन विजयनगर के कारीगरों से अगर पूछते तो उनका जवाब होता हाँ, बिल्कुल। और इसका सबूत हम्पी के एक ऐसे चमत्कार में छिपा है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। ये है हम्पी के विठल मंदिर का रहस्य, यहाँ के म्यूजिकल पिलर्स। इस मंदिर में 56 ऐसे खंबे हैं जिन्हें बस हल्के से छूने पर संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं, सा रे गा मा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर और साउंड इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। उन्होंने सचमुच में पत्थर को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया था। हम्पी में वैसे तो बहुत कुछ है, पर 2 मंदिर सबसे खास है। एक है विरूपाक्ष मंदिर, जो साम्राज्य बनने से भी पहले का है और जहां आज भी पूजा होती है। ये विजयनगर की आस्था का केंद्र था। और दूसरा है विट्ठल मंदिर, जो उनकी कला का सबसे बड़ा शाहकार है। यहीं पर वो मशहूर पत्थर का रथ भी है, जिसकी तस्वीर सबने देखी होगी। ये दोनों मंदिर मानो विजयनगर की आत्मा के 2 पहलू हैं, एक आस्था और दूसरी कला। लेकिन कहते हैं ना, हर उगते सूरज को एक दिन ढलना ही होता है। अब हम कहानी के उस दुखद मोड़ पर आ गए हैं जहां विजयनगर का सूरज भी डूबने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? इस पतन की शुरुआत हुई कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ। उनके बाद जो शासक आए वो कमजोर थे और सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इसी बीच आलिया राम राय ने दक्कन की सल्तनतों के साथ एक बहुत खतरनाक खेल खेला, फूट डालो और राज करो का। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जिन सल्तनतों को वो आपस में लड़ा रहा था वो सब उसके खिलाफ एक हो गईं और फिर जनवरी 1565 में तालीकोटा के मैदान पर इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। तालीकोटा की लड़ाई सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक प्रलय थी। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जीतने वाली सेनाओं ने विजयनगर में घुसकर कई महीनों तक उस खूबसूरत शहर को नोचा, लूटा और जलाया। जिस विजय के शहर को बनाने में सदियां लगी थीं, उसे कुछ ही महीनों में एक खंडहर बना दिया गया। इस तबाही के बाद साम्राज्य फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। राजाओं ने राजधानी बदलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजयनगर की आत्मा तो हम्पी में ही दफन हो चुकी थी। धीरे धीरे ये महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया और 1646 तक इसका नामो निशान भी मिट गया। और इस तरह हमारी कहानी घूमकर फिर वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, हम्पी के इन खंडरों में। साम्राज्य मिट गए, राजा चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत इन पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। विजयनगर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है, कैसे महान सभ्यताएं बनती हैं और फिर बिखर जाती हैं। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी सभ्यता के शिखर तक पहुंचने और फिर उसके अचानक खत्म हो जाने की इस कहानी से हम अपने आज के लिए क्या सीख सकते हैं।